हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले कई क्लासेस से एजुकेशनल साइकोलॉजी या साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन नाम के पेपर को कवर कर रहे हैं। आपको बता दें, आप कहीं से भी बीएड कर रहे हो, ईयरली हो, सेमेस्टर हो, आपके बीएड के ओवरऑल कोर्स के लिए ये चैप्टर, ये टॉपिक जो मैं अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, ये बैकबोन है। मतलब अगर आप इन चीज़ों को जानते रहेंगे तभी सही मायने में बीएड में जो चीज़ें पढ़नी चाहिए, जो जाननी चाहिए, उसको समझ पाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था कि साइकोलॉजी क्या है, उसके अर्थ में कैसे परिवर्तन हुआ है, फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, फिर उसकी शिक्षण विधियां क्या हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है इसी चैप्टर में, जिसका नाम है, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, शिक्षा और मनोविज्ञान के मध्य संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार शिक्षा, एजुकेशन और साइकोलॉजी के बीच में क्या संबंध है, कैसे एक दूसरे से ये कोरिलेटेड हैं, और इन कोरिलेटेड फॉर्म या एजुकेशनल साइकोलॉजी का कैसे प्रयोग होता आ रहा है, या साइकोलॉजी का प्रयोग कैसे शिक्षा में बढ़ा है। तो इन सभी टॉपिक और इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उसकी जानकारी आपको इस क्लास में मिलेगी। क्लास को इन तक देखिएगा जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले हम लोग जानेंगे, जैसा कि पहला पॉइंट हम लोग देख ले रहे हैं, और इसको स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही सिंपल क्लास है, बस आप लोगों को ध्यान से सुनना और नोट करते जाना है। आधुनिक शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है, एवं वर्तमान में शिक्षा तथा मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, कंप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। लेकिन यहाँ पे एक जो लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक शिक्षा, जो मॉडर्न एजुकेशन है, उसका आधार ही कहा गया है मनोविज्ञान को। इसका अर्थ क्या है, इसी के अर्थ को हम लोग इस पूरी क्लास में जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिरकार, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कि बच्चों को उसकी रुचियों रुचियों उसके इंटरेस्ट, रुझानों, ट्रेंड्स, संभावनाओं और व्यक्तित्व का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने की शिक्षा दी जाती है। किसमें? साइकोलॉजी में। लेकिन अब हम सबसे पहले जानते हैं कि शिक्षा क्या है, शिक्षा दी जाती है। एजुकेशन किसे कहते हैं? क्योंकि हमने साइकोलॉजी को तो देख लिया कि साइकोलॉजी क्या है, मतलब मनोविज्ञान किसे कहते हैं। इसको पूरा पहली क्लास में तो पूरा इसी पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि शिक्षा किसे कहते हैं, या जिसको इंग्लिश में एजुकेशन, एजुकेशन क्या है या एजुकेशन किसे कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे आप, शिक्षा जो है, ये शब्द जो है संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है। संस्कृत का ही शब्द है, और इस शब्द का अर्थ है, शिक्ष का अर्थ है सीखना या सिखाना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप लोग अपने एग्जाम में क्वेश्चंस करेंगे, लिखेंगे, चाहे सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, तो ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका अर्थ क्या है। अब हम लोग इस आधार पर जो डिफाइन करते हैं, या कह सकते हैं इसका अर्थ जो होगा वो होगा कि शिक्षा वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, निरंतर मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कहीं रुकता नहीं है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति स्वयं सीखता है और दूसरों को सिखाता है। आप अगर ये एक आप वाक्य या सेंटेंस लिख देते हैं, तभी भी आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आप सभी लोगों को पता है कि शिक्षा को विद्या भी कहा जाता है, आप लोग विद्या माता भी कहते होंगे। तो शिक्षा और विद्या, ये दोनों शब्द प्रयोग होते हैं, लेकिन शिक्षा सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। लेकिन फिर भी हम लोग जानेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत से हुई है, ठीक उसी प्रकार से विद्या शब्द की उत्पत्ति भी संस्कृत के विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना, सीखना या ज्ञान प्राप्त करना। अब आप लोगों को चीज़ें थोड़ी-थोड़ी क्लियर होती हो रही होंगी, और अभी हम लोग इसको और जब डिटेल में अभी इंग्लिश में भी जानेंगे तो और क्लियर हो जाएँगी, लेकिन आप सभी लोग साथ ही साथ नोट भी करते जाएँगे। अब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से शिक्षा सीखने सिखाने की, जानने की अथवा ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सीखने की भी है, सिखाने की भी है, कोई नई चीज़ जानने की भी है, और ज्ञान अर्जन करने या प्राप्त करने की प्रक्रिया है, जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती रहती है। अगर बच्चा जन्म ले लिया, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके साथ जो एक प्रक्रिया चलती रहेगी वो होगी शिक्षा की। वो कुछ ना कुछ अनुभव करता रहेगा, सीखता रहेगा, जानता रहेगा। तो ओवरऑल अगर आप कहें कि शिक्षा का अर्थ क्या है, तो यही है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, जब आप साइकोलॉजी टर्म में पढ़ेंगे तो इसको अलग कहा जाता है कि मानव व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षा है। वो क्या है, फिर आप साइकोलॉजी साइकोलॉजी के अलावा जब और मतलब आप इसके पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, फिलॉसफी पढ़ेंगे, तो उसमें डेफिनेशन अलग हो जाती है। साथ ही साथ
शिक्षा की मतलब इसमें कई डेफिनेशन है। एक कहा जाता है कि वाइडर सेंस में, एक वृहद अगर आप कहें कि अर्थ में क्या है, एक संकुचित अर्थ में क्या है, एक नैरो सेंस में क्या है। तो जैसे संकुचित क्षेत्र में अगर हम लोग कहें शिक्षा क्या है, तो कहेंगे कि जॉब पाने के लिए ज़रूरी है या हमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए ज़रूरी है। ये सब संकुचित अर्थ में है, नैरो मीनिंग है इसकी। लेकिन वाइडर मीनिंग क्या है कि एक सही मायने में मनुष्य बनने की प्रक्रिया है या एक ऐसे समाज, आप कह सकते हैं समाज का जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए शिक्षा ज़रूरी है। तो ये सारे जो हैं वो सब वाइडर सेंस हो जाते हैं। उनको हम लोग जब सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, तो उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। अब आप में से जो लोग इंग्लिश मीडियम से होंगे कहेंगे सर अब इंग्लिश की बारी आती है। तो देखिए एजुकेशन जो वर्ड आज हम लोग यूज़ करते हैं, एजुकेशन, ये वर्ड जो है ये लैटिन के इन 3 वर्ड से माना जाता है। मतलब इन 3 वर्ड का ही कंट्रीब्यूशन है इस वर्ड के बनने में। सबसे पहले एक वर्ड आता है एडुकेयर। इसका अर्थ है टू ब्रिंग अप, पालन पोषण करना, टू नरिश या रेज़ अप, बड़ा करना, ऐसा। इस जो ये वर्ड है ये लैटिन टर्म है। इसका मीनिंग था जब उस समय प्रयोग होता था लैटिन में। फिर एडुसियर आया, टू लीड आउट, टू ड्रा आउट, बाहर निकालना अपनी चीज़ों को या बाहर प्रदर्शित करना, ऐसी चीज़ों को ये वर्ड यूज़ हुआ। लेकिन फाइनली माना जाता है कि एडुकेटम जो वर्ड है इसका मीनिंग था द एक्ट ऑफ टीचिंग या ट्रेनिंग स्टाइल, पढ़ाने के तरीके से या पढ़ाने के कार्य से, क्रिया से को ही एडुकेटम वर्ड किया गया। और बाद में फाइनली बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं, शिक्षाविद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने माना कि यही वर्ड ज़्यादा सटीक था एजुकेशन वर्ड के आने में या उसके आप कह सकते हैं इवॉल्व होने में। तो एजुकेशन, आप एजुकेशन वर्ड जब अगर आप इंग्लिश में इन चीज़ों को लिखना चाहते हैं एग्जाम में, तो आप लिखेंगे एडुकेटम विच मीन टू एजुकेट। एजुकेट करने को ही एडुकेटम कहा जाता है, जो कि एक लैटिन वर्ड था। अब हम लोग देखेंगे कि आखिरकार इंग्लिश में एजुकेशन को कैसे डिफाइन करेंगे या उसके मीन लिखना होगा तो कैसे मीनिंग लिखेंगे उसका। तो ध्यान से समझिएगा, एजुकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग द एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंसेस, मोरल वैल्यूज, बिलीफ, हैबिट्स, लर्निंग एटीट्यूड्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट। एजुकेशन रेफर्स करती है एक्विजिशन प्रोसेस जो है, मतलब हम ज्ञान को अर्जन करते हैं, उसी ज्ञान के अर्जन में ये सहायता प्रदान करती है, सुविधा प्रदान करती है एजुकेशन। चाहे वो नई नॉलेज की बात हो, कौशल की बात हो, अनुभवों की बात हो, यहाँ पे वैल्यूज़, मूल्यों की बात हो, विश्वास, आदतें, इन सभी चीज़ों के अर्जन में एजुकेशन हमारा हेल्प करती है, सुविधा प्राप्त करती है, सुविधाजनक तरीके से हमें इन चीज़ों को प्राप्त करने में मदद करती है। तो ये एजुकेशन की एक मीनिंग है शॉर्ट टाइम के लिए, आप इसको समझें। बाकी जैसे-जैसे हम लोग पढ़ेंगे और भी इसके ढेर सारे मीनिंग, डेफिनेशन आते जाएँगे, उसको देखते जाएँगे। तो ये हमने अभी देखा कि एजुकेशन शिक्षा क्या है। मनोविज्ञान को हम लोग जानते हैं कि मानव व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। अब हम लोग देखेंगे कि ये कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। यहाँ एक टर्म, एक लाइन लिखी है, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो है मानव व्यवहार। आप कहेंगे सर कैसे? देखिए अगर एक मनुष्य ए है, ठीक है? तो साइकोलॉजी में जब हम उस पे अध्ययन करेंगे, एक पर्सन मान लीजिए ए है, मैं बना भी दे रहा हूँ। अगर हम इस पे अध्ययन करेंगे तो इसके व्यवहार का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ एजुकेशन में भी ये ज़रूरी हो जाता है। आप अगर एक भावी शिक्षक हैं, फ्यूचर में जब आप टीचर बनेंगे तो पढ़ाने के साथ-साथ आप अपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर पे भी ध्यान रखेंगे कि उनका बिहेवियर एप्रोप्रिएट है कि नहीं क्लास के अकॉर्डिंग, या अगर कुछ ऐसे बिहेवियर होंगे तो आप उनको पनिश करेंगे या आप उनको उसको नोटिस में लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन आ रही है कि साइकोलॉजी जो है सब्जेक्ट, उसमें भी ह्यूमन बिहेवियर आ रहा है और एजुकेशन में भी ह्यूमन बिहेवियर आ रहा है। तो इसलिए यही एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से एजुकेशन साइकोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है और यही संबंध है। तो यहाँ पे जो लाइन लिखी है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको कई मनोवैज्ञानिकों ने इसको अलग तरीके से डिफाइन किया, उसको देख लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ब्राउन कहते हैं कि शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। जब आपको साइकोलॉजी टर्म में डेफिनेशन पूछी जाएगी, साइकोलॉजी के पेपर में डेफिनेशन पूछी जाएगी कि व्हाट इज़ एजुकेशन, तब आप कहोगे कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करता है या किया जाता है। आप कहेंगे सर व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन शिक्षा कैसे है? एक बच्चे को जब कुछ भी नहीं आ रहा होता और वो स्कूल जाता है, जब चीज़ें सीखने लगता है तो वो रास्ते में भी कोई चीज़ अगर दिख गई तो उसको पढ़ लेता है।
अब उसके व्यवहार में कौन से परिवर्तन आ रहे हैं कि जो अभी तक उसे समझ में नहीं आ रहा था, अब उसको समझ में आने लगा है, उसको प्रोनाउंस करने लगा है, बोलने लगा है। पहले उसको वर्ड नहीं आते थे, अब सीधे वर्ड्स, फिर सेंटेंसेस, फिर और स्टोरीज़ ऐसी चीज़ें बताने लगा है। तो ये भी एक तरीके से व्यवहार में परिवर्तन है, इसीलिए शिक्षा को जब साइकोलॉजी फील्ड में हम लोग उसको डिफाइन करते हैं तो कहते हैं कि व्यवहार मनुष्य के व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षा है, जैसा कि ब्राउन ने इसको डिफाइन किया है। पिल्सबरी कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। प्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है कि मनोविज्ञान जो है वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान है। सेम वही डेफिनेशन है। स्किनर ने इसको काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का एक आवश्यक तत्व है। इसकी सहायता के बिना शिक्षा की गुत्थी सुलझाई नहीं जा सकती है। इसका मीन है कि इन्होंने ये इस चीज़ पे काफ़ी जोर दिया है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक सही मायने में एजुकेशन हम नहीं पहुंचा सकेंगे, ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे। अगर हमें बताना होगा तो नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों कहा इन्होंने, इसको भी हम लोग अभी देखेंगे। अब अगर इन सभी आप कह सकते हैं डेफिनेशन परिभाषाओं को ध्यान में रखा जाए, जो ऊपर हमने पढ़ा उसको ध्यान में रखा जाए, तो दो चीज़ें निकल के सामने आती हैं। और इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का संबंध मानव व्यवहार से है, ह्यूमन बिहेवियर से, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये दोनों कहीं न कहीं ह्यूमन बिहेवियर पर ही फ़ोकस्ड हैं। बच्चों को पढ़ाने में, समझाने में, उनको इंटेलिजेंट बनाने में, इन सारी चीज़ों में इन दोनों का ही रोल है। इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है, वो मानव व्यवहार में परिवर्तन करके उसे उत्तम बनाती है। मतलब हम ऐसे भी एजुकेशन दे सकते हैं बिना साइकोलॉजी का यूज़ किए, लेकिन वो उतनी प्रभावी नहीं होगी। अब आप कैसे प्रयोग करते हैं उसको भी अभी हम लोग देखेंगे। और इन सारी चीज़ों के आधार पे हम कह सकते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान का के संबंध होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये दोनों ह्यूमन पे ही बेस्ड हैं एजुकेशन। ठीक है? अब इसके जो निम्न संबंध है उसको हम लोग देखेंगे और यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। जो कन्फ्यूज़न है अभी, जो हम लोग जानना चाह रहे थे जो फर्स्ट लाइन से कि आधुनिक शिक्षा का आधार ही मनोविज्ञान है, कैसे है उसको देख लेते हैं। मनोविज्ञान तथा शिक्षा के उद्देश्य की बात करें, तो देखिए मनोविज्ञान का कैसे प्रयोग हो रहा है शिक्षा में। मनोविज्ञान के द्वारा ही ये ज्ञात किया जा सकता है कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। मतलब इसका अर्थ और देख लीजिए, शिक्षक ने अपने उद्देश्य में कितनी सफलता प्राप्त की है, ये भी मनोविज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। जैसे जब हम लोग कहीं भी पढ़ते हैं, आप सेमेस्टर या ईयरली कहीं भी बीएड कर रहे हैं, कोई अदर कोर्स भी कर रहे हैं, तो उसके बाद एक शॉर्ट टाइम के बाद, चाहे वो मिड सेम हो, सेमेस्टर हो, ईयरली हो, क्लास टेस्ट हो, कोई भी एक टेस्ट होता है। टेस्ट करके आखिरकार क्या जाना जाता है? शिक्षक या वो आपका इंस्टीट्यूशन ये जानता है कि अभी तक जो 3 से 4 महीने क्लास चली है, उसमें बच्चों ने क्या सीखा है। तो ये टेस्ट भी जो है, ये साइकोलॉजिकल एक पर्सपेक्टिव है। मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें भी तो साइकोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। क्वेश्चंस को बनाया जा रहा है इस तरीके से कि बच्चों से फीडबैक लेकर ये समझा जा सके कि आखिर उन्होंने इस चीज़ को कितने अच्छे से समझा है। तो ये उद्देश्यों को जानने की भी प्रक्रिया है, तो इसमें भी मनोविज्ञान का प्रयोग हो रहा है। अभी नहीं समझ में आया तो अगला देखिए, मनोविज्ञान तथा पाठ्यक्रम, मतलब पाठ्यक्रम में मनोविज्ञान का कैसे प्रयोग हो रहा है, इसको देख लीजिए। जैसे मनोविज्ञान ने बालक के सर्वांगीण मनोविज्ञान तथा पाठ्यक्रम विकास में सहगामी क्रियाओं को भी महत्वपूर्ण बनाया। सहगामी मतलब साथ चलने वाली प्रक्रिया। जैसे अगर अगर साइकोलॉजी नहीं होती, सपोज़ दैट, तो क्या होता कि सिर्फ़ हम लोग पढ़ाने पे जोर देते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पढ़ाने के साथ-साथ आप एक्टिविटीज़ होती हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, चाहे गेम्स हों, चाहे और भी ढेर सारे आप स्कूल और कॉलेज में जानते होंगे। फिर कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, और भी ढेर सारी एक्टिविटी कराई जाती हैं। और एक्टिविटीज़ क्यों कराई जाती हैं? कि उस चीज़ में इंटरेस्ट आए। अगर हम लोग सिर्फ़ ऐसी जगह पढ़ें जहाँ 1 साल सिर्फ़ पढ़ाई कराई जाए, सिर्फ़ पढ़ाई, तो पॉसिबल नहीं होगा कि हम लोग उसको झेल पाएँ। तो इसलिए मनोविज्ञान के द्वारा ही ये माना गया, जाना गया कि किसी भी क्लास का ड्यूरेशन 35 या 40 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर ये मनोविज्ञान नहीं होता, तो हम लोग सीधे 3 घंटे की एक क्लास चला देते। तो उससे क्या होता? बच्चों में बोरिंग, या ये जब सर्वे किया गया तो देखा गया कि 35 मिनट के बाद बच्चे बोरिंग फ़ील करने लगते हैं, तो उनको 35 मिनट के बाद या तो एक शॉर्ट इंटरवल या शॉर्ट ब्रेक होना चाहिए। तो ये साइकोलॉजी से ही ये यूज़ किया गया और साइकोलॉजी से ही ये पॉसिबल हो पाया। अब देखिए, साइकोलॉजी
तथा पाठ्य पुस्तकें, जो भी बुक्स बनती हैं उसमें भी साइकोलॉजी का यूज होता है। आप कहेंगे कैसे? पाठ्य पुस्तकों का निर्माण बालक की आयु, रुचियों और मानसिक योग्यताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। जैसे मान लीजिए क्लास 5th में जो मैथ होगी, उसको ये ध्यान में रखकर बनाया जाएगा कि क्लास 5th के बच्चे जो हैं वो कहाँ, किस हद तक मैथ्स को समझ सकते हैं। उसमें वही एग्ज़ाम्पल होंगे जो कि उनके मेंटल लेवल के होंगे। और जब हम लोग क्लास 10th में आते हैं, हाई स्कूल में आएँगे या 12th में आते हैं, तब हमारा लेवल आप कह सकते हैं अब इन इसके कंपैरेटिवली बहुत हाई हो जाता है और चीज़ों को समझाने के लिए ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं होती है, हम सीधे समझने लगते हैं। तो इसीलिए और इसी के आधार पर ये भी जाना जाता है कि जब बच्चे मान लीजिए क्लास फर्स्ट में होंगे तो उनको एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन कराई जाए, एक्टिविटी मैक्सिमम कराई जाए, उनको थ्योरेटिकल चीज़ें ना पढ़ाई जाए। और जब हम लोग ग्रेजुएशन में आते हैं तो एक्टिविटी कम हो जाती है, फिर थ्योरेटिकल चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ये भी कैसे अप्लाई किया गया एजुकेशन में, ये मनोविज्ञान की सहायता से ही ये चीज़ें लाई गई हैं, इसमें बदलाव किए गए हैं। मनोविज्ञान तथा समय सारणी, शिक्षा में मनोविज्ञान द्वारा दिए जाने वाला मुख्य सिद्धांत ये है कि नवीन ज्ञान का विकास पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, टर्म है। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको कोरिलेट कर रहा हूँ कि हमने पिछली क्लासेस में क्या-क्या पढ़ा था। अगर मैं पिछली क्लासेस को कोरिलेट नहीं करता, तो आपको लगेगा कि सर ये नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं, नया चैप्टर पढ़ा रहे हैं क्या? तो इसलिए मनोविज्ञान में ये देखा गया कि जब भी कोई शिक्षक पढ़ाए या आप स्कूल में पढ़ाएँ, कॉलेज में पढ़ाएँ, कहीं भी पढ़ाएँ, तो पीछे की चीज़ों को रिवाइज़ करें या करवाएँ, जो कि मस्ट होता है। मतलब अगर आज हम लोग 4th या 5th क्लास पढ़ रहे हैं, तो ये मस्ट हो जाता है कि 1st, 2nd और 3rd पे क्विक रिव्यू भी कर लें कि हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा था। क्योंकि सारी क्लासेस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती हैं। तो इसलिए ये मनोविज्ञान की सहायता से ही ये प्रक्रिया और इस पे आप कह सकते हैं कि इस पे बल दिया जाता है और इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मनोविज्ञान तथा शिक्षा विधियाँ, शिक्षण विधियाँ आप कह लीजिए यहाँ पे या शिक्षा में प्रयोग होने वाली विधियाँ। मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षण विधियों में बालक के स्वयं सीखने पर बल दिया गया है कि एक एक सर्टेन एज पे हमें मतलब आप देखे होंगे कि सिलेबस में भी अभी 3 साल पे बच्चों को प्राइमरी या नर्सरी जिसको आप कहते हैं, नर्सरी में भेजना आवश्यक हो गया है। ये क्यों हो गया है? क्योंकि अभी नर्सरी में जब जाएँगे तो उनको पढ़ाया नहीं जाएगा। उनको मैक्सिमम एक्टिविटीज़ कराई जाएँगी। उनको खेल-कूद, पज़ल कराए जाएँगे, ऐसी चीज़ें। और इसका उद्देश्य होगा कि वो करके सीखें। जब वो चीज़ों को करके सीखेंगे, मान लीजिए उनके सामने कोई खिलौना है, वो बिखरा हुआ है, जैसे पज़ल होता है ना, आप सभी लोग देखेंगे उसको जोड़-जोड़ के कुछ एक शेप बना दिया जाता है। उ उसी शेप में रहता है, बस उसको जोड़ना होता है। तो इसके द्वारा जब बच्चे करेंगे तो उनका मेंटल लेवल इंक्रीज़ होगा, वो चीज़ों को अपने से सीखेंगे। मनोविज्ञान के ही वजह से खेल द्वारा सीखना, पर्यटन, चलचित्र, वीडियोज़ का आज यूज़ होने लगा है, ढेर सारे मैप्स का और टीचिंग ऐड का यूज़ हो रहा है, तो इसमें भी मनोविज्ञान का ही रोल है। उसके बाद मनोविज्ञान तथा अनुशासन। मनोविज्ञान द्वारा प्रेम, प्रशंसा और सहानुभूति के अनुशासन के लिए एक अच्छा आधार माना है। मनोविज्ञान क्यों आधार है? क्योंकि हमें ये पता होता है कि अगर बच्चा क्लास 5th में है, तो उसको क्या-क्या चीज़ें सिखानी है। जब वो हाई स्कूल में जाएगा तब उसे क्या-क्या सिखाना है। आप ग्रेजुएशन पास आउट हो गए हो तो आपको ये चीज़ें अब नहीं सीखनी है। अब आपको एक ज़िम्मेदार नागरिक होने की वजह से और भी ढेर सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी, जाननी होंगी। अब जैसे क्लास 5th में हम लोग रहते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है कि सदा सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, सबकी रिस्पेक्ट करो। बाद में जब हम 10th में आते हैं तो ये होता है कि आप जो निश्चित कर लिए उसको पूरा करो, फिर थोड़े मोटिवेशन और कोटेशन हमें प्रभावित करते हैं। तो ये क्या है? ये मनोविज्ञान के ही आधार पे है कि हमें कब कौन-सी चीज़ें बतानी है और कब सिखानी है। और अभी क्लास 3rd 4th के बच्चों को आप कोई मोटिवेशन आप स्टेटमेंट या सेंटेंस बोलेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद मनोविज्ञान तथा अनुसंधान, अनुसंधान मतलब खोज कार्य। मनोविज्ञान ने सीखने की प्रक्रिया के संबंध में खोज करके अनेक अच्छे नियम बनाए हैं और इनका प्रयोग भी बालक कम समय में अधिक अच्छी प्रकार से सीख सकता है। ढेर सारे अनुसंधान भी होते रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों को सिखाया जाए। नर्सरी एजुकेशन क्या है, फिर मॉन्टेसरी एजुकेशन, एजुकेशन को अलग-अलग फॉर्म में कि कौन ऐसे तरीके हैं, जैसे पहले परसेंटेज दिया जाता था, अब ग्रेडिंग आ गया ए, बी, सी। तो ये क्यों लाया गया? ग्रेडिंग इसलिए लाया गया कि एक एग्ज़ाम से हम ये जज नहीं कर सकते हैं कि नहीं इनका 55% है तो ये इतने ही योग्य हैं। ग्रेड जो है एक गैप को करता है कि अगर आप 51 से 60 हैं तो आप सी ग्रेड हैं।
तो इस तरीके के बदलाव जो लाए गए हैं, अलग-अलग एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं, जैसे अब ओएमआर शीट पे एग्ज़ाम होने लगा या एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होने लगे। तो ये भी मनोविज्ञान के ही मतलब एक ऐसी विधि खोजी गई जो कि बहुत कम समय में एग्ज़ाम करा ले। पहले सब्जेक्टिव होता था तो उसमें ज़्यादा समय लगता था। मनोविज्ञान तथा परीक्षाएँ वही बात है कि मनोविज्ञान के द्वारा ही बुद्धि परीक्षा, कैसे इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट कैसे होगा, वस्तुनिष्ठ एग्ज़ाम एमसीक्यू जैसे नई विधियाँ मूल्यांकन के लिए चयनित की गई। ये विधि जैसा कि मैंने बताया, ये मनोविज्ञान नहीं रहता तो शायद संभव नहीं होता कि ऐसी भी विधियाँ लाई जाएँ जिससे कि कम समय में अधिक से अधिक लोगों पे एक कह सकते हैं टेस्ट कराया जा सकते हैं या उनके मेंटल लेवल या आप उसमें ढेर सारे व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण कराया जा सके। लास्ट एक पॉइंट है मनोविज्ञान तथा अध्यापक। ये आप यहाँ भी जान लें कि शिक्षा में 3 प्रकार के संबंध होते हैं। एक तो होता है बालक और शिक्षक का संबंध, जो कि शिक्षा के लिए ज़रूरी है। दूसरा है बालक और समाज का संबंध, क्योंकि वो किसी परिवार और समाज से ही बिलॉन्ग करेगा। तीसरा है बालक और उस विषय का संबंध जिससे वो पढ़ रहा है। शिक्षा में सफलता तभी मिल सकती है जब इन तीनों का संबंध उचित हो। और ये किसका काम होगा? ये मनोविज्ञान और शिक्षक का काम होगा कि उनको जोड़ के रखे। ये क्या है? इसको जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, करिकुलम पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में समझेंगे। एक और छोटा-सा टॉपिक आ जाता है कि मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन एजुकेशन, उसको जान लेते हैं। सेम यही है, बस एक अलग टॉपिक में उसको बताया गया है, उसको देख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए बालक का महत्व, मनोविज्ञान से ही हम लोगों ने जाना कि बालक का महत्व क्या है, वो कैसे सीखता है। तभी हम लोगों ने 3 एजेस में डिफाइन किया, पहला शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। फिर हमने उसको एज डिफाइन कर दी कि इतने से इतने साल से 0 से 3, 0 से 5, 5 से 12, 12 से 18 जो है ये एज ग्रुप बना दिए और इनके आधार पे करिकुलम या पाठ्यक्रम निर्माण किया गया कि इस एज ग्रुप से बच्चों को क्या-क्या चीज़ें सिखानी चाहिए। तो बच्चे के महत्व को भी फिर जब हम लोगों ने साइकोलॉजी को और अच्छे ढंग से समझा या मनोवैज्ञानिकों ने उस पे विचार किया, तो कह दिया कि स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन होनी चाहिए। मतलब बच्चे के मेंटल लेवल के हिसाब से एजुकेशन होनी चाहिए। शिक्षक का रोल ना हो कि जो पढ़ाए वो उनको पढ़ना ही हो, ऐसी चीज़ें। उसके बाद बालकों की विभिन्न अवस्थाओं का महत्व भी इसमें योगदान रहा है इसके महत्व में। बालकों की विभिन्न अवस्थाओं जैसा कि मैंने आपको बता दिया, मुख्यतः 3 अवस्थाएँ, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर बालकों की रुचियों और मूल प्रवृत्तियों में मनोविज्ञान ने ये भी सिद्ध किया कि किस सर्टेन एज में कौन-सी प्रवृत्ति या कौन-सी रुचि बालकों में सबसे अधिक होती है। तो ये भी इसी में हम लोग जब पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट तब हम इसको और डिटेल से जानेंगे। बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व में भी इसका योगदान है। कैसे योगदान है कि हम लोगों को मनोविज्ञान के आधार पे ही पता चल पाया या अच्छे ढंग से पता चला है कि सभी लोग एक समान नहीं हैं। उनमें व्यक्तिक भिन्नता है, चाहे वो मानसिक स्तर पे हो, शारीरिक स्तर पे हो, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। जैसे कोई बच्चा थोड़े से ही टाइम में अगर उसको कोई परेशान करे तो वो रोने लगते हैं। ऐसा होता है, आप जानते होंगे। ये क्या है? और कुछ लोग नहीं रोते हैं और कुछ लोग पढ़ने में तेज़ होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं, कोई लंबा है, कोई छोटा है। ऐसी ये व्यक्तिक भिन्नताएँ हैं, तो ये भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का ही कंट्रीब्यूशन है कि हम लोगों ने इन चीज़ों को एजुकेशन में फ़ोकस किया है। आज अगर आप बीएड कर रहे हैं, तो ये भी एजुकेशनल साइकोलॉजी की ही वजह से कर रहे हैं कि बीएड करेंगे तभी आप एक सही मायने में शिक्षक होंगे। उसको 2 साल का किया जाएगा, उसमें ढेर सारे साइकोलॉजी का पेपर भी इसीलिए लाया गया कि आप अच्छे से समझ पाएँगे कि बच्चों को कैसे और क्या पढ़ाना है। पाठ्यक्रम में सुधार की बात जैसा कि हम लोगों ने देखा कि किस ऐज में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, वो भी पाठ्यक्रम निर्माण की बात हो गई। उसके बाद पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं पे बल मतलब पढ़ाने के साथ-साथ कौन-कौन सी चीज़ें उसमें ऐड की जाएँ, तो सहगामी मतलब साथ चलने वाली प्रक्रियाएँ, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ आप उसको कह सकते हैं। उसके बाद सीखने की प्रक्रिया में उन्नति, कैसे बच्चों को और बेहतर ढंग से सिखाया जा सके, जैसे प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, उनको उन खुद से उनको टेस्ट कराया जाता है, विज़िट कराया जाता है। अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं, पहाड़ पढ़ा रहे हैं, तो अगर उनको नहीं समझ में आएगा तो विज़िट कराने ले जा रहे हैं, तो ये भी प्रक्रियाएँ हैं। मूल्यांकन की नई विधियाँ कैसे अच्छे ढंग से मूल्यांकन किया जा सकता है, जैसे ग्रेडिंग सिस्टम आ गया, पहले परसेंटेज था। आगे चल के और भी ढेर सारे आते जाएँगे, जैसे इसमें डेवलपमेंट होता जाएगा। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति और सफलता, ये भी इसका आधार है और नए ज्ञान का आधारपूर्ण ज्ञान जो है कि कैसे किस आधार पे किस ज्ञान को जानना है। जैसे अगर आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़नी है, तो उसका आधार क्या है कि पहले आप मनोविज्ञान को जानो, कि मनोविज्ञान क्या है। फिर आप शिक्षा को जानोगे या शिक्षा मनोविज्ञान में किसी को जान लोगे,
तब आप इसके आगे के जितने नियम हैं, रूल हैं, मेथड है तभी जानोगे। तो एक आधार तो इस क्रम में इसीलिए बुक्स जो प्रिंट होती हैं आप देखे होंगे चैप्टर वाइज़ होती हैं। चैप्टर वाइज़ क्यों होती हैं? कि पढ़ने में आसानी हो, कि एक पढ़े रहें तभी वो दूसरे से लिंक्ड हों जैसा कि हम लोगों ने देखा। तो इस क्लास में हम लोगों ने बेसिकली शिक्षा और मनोविज्ञान के मध्य संबंध को देखा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के सिलेबस में ये टॉपिक ना हो, लेकिन ये ज़रूर आपको यूज़फुल होगा और आपको काम आएगा। कब आएगा? जब आप उसमें सोशियोलॉजी में या फ़िलॉसफ़ी में, इन दोनों पेपर में एक जगह आएगा कि इसके अर्थ क्या हैं, ब्रॉडर मीनिंग क्या है। वो डिपेंड करता है, सारे जो यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस है, थोड़ा-थोड़ा अंतर रहता है। तो इसलिए ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि किस पेपर में एग्ज़ैक्टली है। कहीं-कहीं करिकुलम और सिलेबस एंड करिकुलम में भी आ जाता है, नॉलेज एंड करिकुलम नाम के पेपर में भी। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी जिसमें हम लोगों ने डिटेल से चीज़ों को पढ़ा और अब आप कह पाएँगे कि किस तरीके का संबंध है और उसको आपने देख लिया कि ये मानव व्यवहार है, मनुष्य के व्यवहार है, व्यक्ति का व्यवहार, बालक का व्यवहार, उसके आधार पर ही हम इस दोनों के संबंधों को जोड़ते हैं और इन दोनों के जोड़ने के बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी बनी है और उसकी वजह से ही हम लोग एजुकेशन में आने वाली समस्याओं को रिज़ॉल्व करते हैं, उसको जानते हैं और उसका निराकरण करते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। लेंथ थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन हमने कोशिश की है सारी चीज़ें आपको इस क्लास में बता दी जाएँ। फिर भी अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिसका जल्द से जल्द हम लोग रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।